नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA प्रथम वर्ष के लिए चंद बरदाई का महाकाव्य है ये पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से कुछ अंश लिए गए हैं, उन्हीं का ही अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमें पता है कि जो चंद बरदाई हैं, जो पृथ्वीराज रासो जो रचना लिखी गई है वो आदिकाल में लिखी गई थी। आदिकाल का समय था 1050 से 1375 तक। तो इसमें जो रासो साहित्य लिखा गया था, जिस कारण से वीर साहित्य इनकी अनूठी देन है, तो उसी का ही एक अंश है ये पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल की सर्व प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो इस रचना को पढ़ने से पहले हम कवि चंद बरदाई हैं उनका परिचय पढ़ते हैं। आदिकाल के प्रथम हिंदी महाकवि चंद बरदाई का जन्म है वो मृत्यु प्रमाणों अनुपलब्धता के कारण विवादित है, और फिर भी आचार्य शुक्ल हैं इनका जन्म 1168 मानते हैं। हालांकि कवि चंद बरदाई हैं जो दिल्ली के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज के सामंत हैं और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। ये महू जाति के जगात गोत्र से हैं। हालांकि जो चंद बरदाई का जन्म है, इनका जन्म तो लाहौर निवासी माने जाते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं बल्कि ये अभिन्न मित्र भी थे, और इनको बहुत से भाषाओं का ज्ञान था, व्याकरण का ज्ञान इनका था, और बहुत सी विधाओं के ये जानकार थे। जो आज हम इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं पद्मावती समय का, तो पद्मावती समय में पृथ्वीराज के शौर्य और उदारता का बखान किया गया है। इस काव्य में पृथ्वीराज की वीरता के गुणों से युक्त राष्ट्रीय नायक बताया गया है। प्रस्तुत काव्य अंश पद्मावती समय का एक अंश है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का 19 सर्गों में एक फैला घटना कोश कहें, या हम कह लें कि ये एक महाकाव्य है, जिसमें कवि का कौशल है, विद्वत्ता और अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ रूप देखा जा सकता है। इस अंश में जो आज हम अंश पढ़ने जा रहे हैं, पद्मावती के रूप लावण्य का वर्णन है, और पद्मावती के प्रति पृथ्वीराज के प्रेम और युद्धों का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। इसमें कथा क्या चलती है कि जो रानी है ये समुद्र शिखर की राजकुमारी है ये पद्मावती, और इनको प्रेम किससे होता है? पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज कितने हैं? ये दिल्ली के सम्राट हैं। वैसे ये अजमेर के थे, ये अपने ननिहाल में ये गोद दिए जाने के कारण ये दिल्ली के भी कहलाते हैं। तो इनके प्रेम के कारण वो इसमें दिखाया गया है कि पद्मावती है जो इसको विवाह इसका कुमोदमणि के साथ निश्चित कर देते हैं इनके पिताजी हैं जो, लेकिन ये प्रेम करती हैं पृथ्वीराज को, और ये एक पत्र लिखती हैं पृथ्वीराज रासो को और एक शुक के हाथों पहुंचाती हैं, और वहीं से पृथ्वीराज जो हैं वो प्रस्थान करते हैं साथी में, और कुमोदमणि की बारात इस तरफ पहुंचती है, दूसरी तरफ पृथ्वीराज भी आते हैं, और एक और गजनी का एक शासक है वहाँ का शहाबुद्दीन गोरी, वो भी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। तो ये एक वो भी वहाँ पर आ पहुँचता है कि पृथ्वीराज यहाँ पर आ गया। तो एक बीच में इनका युद्ध भी दिखाया गया है, किस प्रकार से कुमोदमणि भी यहाँ बारात लेकर आ गया है। तो ये एक कथा चलती है। तो हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का एक अंश है पद्मावती समय। हालांकि ये महाग्रंथ है, लेकिन इनके कुछ अंश ही यहाँ पर हैं। इसमें हम सबसे पहले जो करेंगे, इसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें चंद बरदाई ने किया है। मनु कला ससीभान कला 1600 बनिया बाल बेसी शशि सा समीप अमृत रसपिनिया। कि इसमें जो समुद्र शिखर की जो राजकुमारी है, उनकी पुत्री है ये पद्मावती, उसी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि चंद बरदाई कहते हैं, मनु कला ससीभान, उनके रूप को देखकर, पद्मावती के रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा की जो सारी कलाएं हैं वो भूमि पर अवतरित हो गई हैं। मनु कला ससीभान कला 1600 बनिए, कि इनको पद्मावती का जो रूप का जो निर्माण है वो चंद्रमा की 16 कलाओं के द्वारा ही निर्मित किया गया है। बाल बेसी ससीता समीप अमृत रसपिनी, ऐसा लगता है कि इनकी बाल्यावस्था को देखकर इतना सुंदर इनका रूप है कि चंद्रमा स्वयं इनके बाल बेसी शशि
इनके बाल्य रूप को देखकर शशि है वो इनके समीप आकर स्वयं अमृत रस का पान कर रहा है। अमृत रस पिनिया यानी कि कहते हैं अमृत का भंडार है ये चंद्रमा, तो अमृत का पान कहाँ से कर रहा है? पद्मिनी के पास आकर चंद्रमा है वो अमृत रस का पान कर रहा है। बिकसी कमल मृग भरमर बैन खंजन मृग लुटिए, हीर कीर अरुबिंब मोती नवशिक अहि घुटिए, छपत्ती गयंद हरि हंस गवि बिह बनाए संचे संजिए। क्या कहते हैं कि उसके विभिन्न अंगों की तुलना है बिकसे कमल, उसके चारों अंगों के चारों उपमान के जो चारों अंग हैं उसकी तुलना खिले हुए कमल से की गई है। मृग भ्रमर भ्रमर बैन खंजन और उनके जो नेत्र हैं, उनके कमल हैं, उनके मुख हैं, उनके चरण हैं, सबकी तुलना कमल के साथ की गई है। इसके साथ ही कहते हैं कि जो उनके केश हैं वो कैसे हैं? भ्रमर जैसे काले काले इनके बाल हैं नायिका के। वाणी बैन वाणी उनकी कैसी है कि बंशी के जैसी सुंदर ध्वनि वाली उनकी वाणी है। नेत्र है वो खंजन पक्षी के समान सुंदर हैं काले काले। और नेत्रों की अगर विशालता की तुलना करते हैं तो मृग लुटिए कि मृग यानी कि जो हिरण के जो नेत्र हैं उनकी विशालता को भी दूर करते हैं, इतने सुंदर इस पद्मिनी के नेत्र हैं। हीर कीर अरुबिंब मोती, इनके दांत हैं वो हीरे के समान चमकदार हैं। और नाक इनका है हीर कीर, कीर यानी कि तोते जैसी पतली तीखी इनकी नासिका है। अरुबिंब मोती, अरु और इनके जो होठ हैं, होठ कैसे हैं? बिंबा फल के समान इनके लाल लाल इनके होठ हैं। मोती के समान इनके ध्वनि है। नवशिक अहि लुटिए और हाथ पैर यानी कि नक्शिक पूरा सौंदर्य है। अहि घुटिए कि पूरे जो सर्प जैसे चलता है इतना लचीला इनका देह है। छपति गयंद हरिहंस गति गौ कि इनकी चाल को देखकर तो छिप जाते हैं। छपति कौन छिप जाते हैं? गयंद हाथी यानी कि इनकी मतवाली मस्तानी जो चाल है वो हाथी छिप जाते हैं। गर्व के साथ चलती हैं तो हरि यानी कि सिंह है वो छिप जाता है। हंस गवि हंस के समान सुंदर मंथर गति है इनकी। बिह बनाए संचे चाहिए और इनके अंगों को तो ऐसा लगता है बिह यानी कि विधाता ने तो पूरे सांचे में ढाल कर ही इनको बनाया गया है। कुटिल केस सुदेश पोह पर रचित पिक सद कमल गंध व्यसंद हंस गति चलत मंद मंद कि इनके कुटिल केस सुदेश, इनके बहुत ही काले काले सुंदर कुटिल घुंघराले इनके बाल हैं। पोह पर रचित पिक सद और बालों में घूमते हुए फूल। और इनकी जो वाणी है कैसी है? पिक सद पोह प्रचित, इनके रुचे गए हैं फूल हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कमल गंध व्यसंद हंस गति चलत मंद, और जब ये चलती हैं तो इनमें क्योंकि ये पद्मिनी नायिका हैं तो कमल गंध इसमें सुंदर सुंदर खुशबू आती है व्यसंदी में। और हंस की गति से ये धीरे धीरे मंथर गति से ये चलती हैं। श्वेत वस्त्र तोहे शरीर नश स्वाति बूंद जस, इनके सफेद वस्त्र इन पर बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। इनके शरीर पर नक्श यानी कि नक्श इनके नाखून हैं वो स्वाति बूंदों के समान की तुलना करते हैं। भ्रर भ्रमरही भूलही सुभाव मकरंद बासरस, और जो भ्रमर है इनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर वो अपना जो रस पान करते हैं फूलों से वो भूल गए हैं। भ्रमर भूल गए हैं। स्वभाव मकरंद बास, अपने चंचल स्वभाव को भूल कर ये इन्हीं के आसपास ही मंडराते रहते हैं। नैन निर्जी सुख पाए सुख, यह सुदिन मूर्ति रचित उमा प्रसाद हरि हेरियत मिलहे राज परछी राज जिये कि नैन निर्खी सुख पाइए कि इनके नेत्रों को देखकर सुंदर सुंदर नेत्रों को देखकर सुख पाए सुख। और कौन सुख पाता है? जो तोते हैं वो सुख पाते हैं कि इतने सुंदर इनके नेत्र हैं। यह सुदिन मूर्ति रचित कि किसी अच्छे ही दिन तोता है इनके सुंदर नेत्रों को देखकर इनके रूप को देखकर सुख पाता है।
और सोचता है कि बहुत ही अच्छे दिन इस मूर्ति को ईश्वर ने या विधाता ने रचा होगा। फिर सोचता है तोता, तो उमा प्रसाद हरिहर, तो तोता सोचता है कि क्यों न शंकर भगवान की कृपा रही तो राजा पृथ्वीराज के रूप में इनको वर प्राप्त होना चाहिए, कि ईश्वर चाहे कि राजा पृथ्वीराज जैसा इनको वर प्राप्त हो जाए। सोदी जुगती को कंत कियो तब चित चहुदिस, लियो विपर गुरु बोल कही समझाए बात तक। क्या कहते हैं कि सोदी जुगती को कंत, अब इसमें दिखाया गया है कि पद्मावती के पिता हैं जो विजयपाल की चिंता इसमें व्यक्त की गई है। सोदी जुगती कि उपयुक्त वर की तलाश करने के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं, उपयुक्त उपाय सोचते हैं कि पुत्री है जो वो यौवनावस्था को आ गई है तो उसके लिए कोई उपयुक्त वर की तलाश किया जाए। कियो तब चित्त हुदिस, और अपने ही मन को चारों ओर दिशा में दौड़ाया कि पुत्री के लिए उपयुक्त वर कौन सा हो सकता है। लेयो विप्र गुरु बोल, और फिर अपने कुल ब्राह्मण हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कहीं समझाए बात तक, और ये सारी बातें उनको समझा दी। नर नहिंद नरपति बड़े गडे दुर्गा से, शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्या सुतनेह। क्या है, नर नहिंद कि कहीं भी मनुष्य है या नहिंद यानी कि राजा है संसार में, या नरपति है किसी का शासक है, बड़े बड़े दुर्ग से और अनेक गुणों से इस संसार में जो भी श्रेष्ठ मनुष्य है, नरश्रेष्ठ हैं या बहुत ही बड़े बड़े दुर्ग हैं। शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्या सुतने, इन्हीं में ही शीलवान श्रेष्ठ राजा को समझो और जिसको सुस्नेह मेरी कन्या का विवाह हो सके। तब चलन देहु पूज्यत लगन, तब ब्राह्मण को लगन की सामग्री देकर, चलन देहु पूजन लगन, लगन की सामग्री देकर शगुन बंद ये हपतन, और उनको विदा कर दिया कि शगुन को दे दिया कि बंद शगुन दे दिया कि कहीं आपको उपयुक्त वर मिले तो आप उसकी खोज किए। आनंद उत्साह है समुद्र शिखर, तो इसी समाचार से समुद्र शिखर यानी कि जो स्थान है विजयपाल का, वो सारे वहां पर बहुत ही आनंद उत्साह फैल गया। बचत नद निशान आनंद, और चारों ओर नगाड़े बजने लग गए इस खुशी के कारण। प्रिय पिछी राज नरेश जोग लिखी कग्गर बिनो, लगुरी बरंसी रचि सरब दिए दवास ससिलीनो। से अरु 11:30 सास सवत परमान, जोबत्री कुल सुद बरनी बर रक्षु प्राण। क्या कहते हैं कि इसी का एक प्रसंग चलता है कि उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश कर ली जाती है पद्मिनी के लिए। तो उस जो पद्मिनी को ये आघात लगता है कि वो प्रेम तो करती है किससे, पृथ्वीराज से, तो वो पद्मावती पत्र लिखती है प्रिय पृथ्वीराज नरेश की, पत्र में लिखकर शुक के हाथों भेजती है कि प्रिय पृथ्वीराज नरेश राजा जोग लिखी कग्गर बिनो यथा योग्य पत्र लिखकर वो शुक को दे देती है कि मेरा विवाह है वो निश्चित हो गया है। लगुनी बरंची रची सरब की विवाह की लगन की तिथि उसमें लिख दी पद्मावती ने। दिन द्वादश ससिलीनो, और शुक्ल पक्ष दिन द्वादश यानी कि 12 ससिलीनो, शुक्ल पक्ष की 12 है। कब, रे अरु 11:30, रे संवत 1130 है, शास सवत परमान है वैशाख मास की। क्या है, 12 तिथि है शुक्ल पक्ष की, वैशाख मास है, और संवत 1130 अपने विवाह की तिथि उसमें लिख दे। जो पितरी कुल शुद्धु बरनी बर रक्षु प्राण। क्या कहते हैं कि यदि तुम मुझे शुद्ध कुल की स्त्री समझते हो तो बरने बर रक्षु प्राण है, तो मेरा वर्ण करके ले जाओ और मेरे प्राणों की रक्षा तुम करो। दृष्टि उच्चरिय वर एक पलंक विलंब न करिए, कि जैसे ही एक दृष्टि पृथ्वीराज ने उस पत्र पर डाली, उच्चरिय वर उस प्रकार का ये वर है, और उसने एक पलक भी, एक क्षण भी विलंब नहीं किया और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। अलगार रेयन दिन पचमही
जो रुक्मणी कन्हर बरिए, इस प्रकार से कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, वैसे ही तुम मेरा वरण कर लो। उहे धरी उहे पालनी, उहे बिना यर उहे सजी, सकल सुर सामंत सबे बोली बंद बजी। कि पृथ्वी पर, इसमें पृथ्वीराज जाने की तैयारी करते हैं पद्मावती का हरण करने के लिए। तो उहे धरी उहे पलनी, कि उसी घड़, उसी क्षण, उसी समय ही उहे बिना यर उहे सजी, और उसी समय तैयार होकर शंख बजाते हुए सकल सूर सामंत, सारे जो सूर सामंत हैं, सब बोली बंद बजी, सब अपने योद्धाओं को अपने पास बुला लिया सभी ने। अरु कवि चंद अनूप और अद्वितीय उनके साथ कौन हो लिया, एक अद्वितीय कवि है उनका कवि चंद उनके साथ हो लिया। और उसने क्या किया, रूप सरसे वर कह बहू, और उसने पृथ्वीराज के स्वरूप का सरस बहुत ही सुंदर वर्णन कर दिया वर का, कि ये वीर भी है, सारथी भी है, और साथ में ही पृथ्वीराज के सुंदर व्यक्तित्व का सरस वर्णन कर दिया। और सेन सपच सहज सेना तीरथु, और बाकी सेना वहीं रख गई, केवल 3000 सैनिक उनके साथ हो लिए। सहज सेना तीरथु सच्चु उनके साथ हो ली। चामंड राय दिल्ली धरत, गणपति करी गढ़ भार दिए। अलंगार राजा पृथ्वीराज सब पूर्व दिशा गमन कियो, कि जो चामुंड राय को दिल्ली का जो दुर्ग है वो सौंपा गया, यानी कि पृथ्वीराज जा रहा है पद्मावती का हरण करने के लिए, या हम कह लें कि विवाह के लिए। तो पीछे से जो दुर्ग का भार है वो चामुंड राय को दिल्ली का किला सौंप दिया। गणपति करे गढ़ भार दिए, और राज्य व गढ़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसको दे दी गई। अलगार राज पृथ्वीराज की समुचित प्रबंध कर पूर्व दिशा की ओर तब गमन किए, समुद्र शिखा की ओर उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। कैसे, कि समुद्र शिखर पूर्व की ओर है, तो उस तरफ उन्होंने मार्ग को प्रशस्त कर लिया, उस तरफ चल दी पूरी सेना। सुनी गज्जन आवाज चढ़्यो सहाबा दीन भर, पुरासन सुल्तान काश काबिलिय मार धीर धर। कि जैसे ही इसका आवाज आई, सुनी गज्जन आवाज, कि जो गजनी का शासक है शहाबुद्दीन गोरी, जैसे ही उसने ये बात सुनी कि पृथ्वीराज उसका विवाह करने के लिए जा रहा है पद्मावती का, तो चढ़्यो सहाबुद्दीन पर, तो सहाबुद्दीन को इस बात का पता चल गया, तो उसने भी चढ़ाई शुरू कर दी। पुरासन सुल्तान काश काबिलिय मीरधर, कि उसके सहाबुद्दीन की सेना में कौन है, खरासन नाम का मुसलमान है, ताशखंद का काबुल अमीर है, और समुद्र शिखर की ओर, हालांकि ये गुप्त थी बात, लेकिन फिर भी उसको पता चल गया। जंग जुर्म जालिम जुजार बुद्धसार भार भुआ, धर धैंकी बजी से गगन रबी लुपिरैन, कि उनके जो योद्धा थे शहाबुद्दीन के कैसे थे, जंग जुरन जालिम जुजार, कि बहुत ही जंगम, बहुत ही जोर वाले, जालिम भी हैं, निर्दयी हैं, जुझारू हैं। उनकी भुजाएं ऐसी हैं कि पूरी धरती पर ऐसे लगता है कि पूरी धरती का भार वो सहन कर सकती हैं, इतनी बलशाली भुजाओं वाला राजा है। भयानक है रणकुंभरे उसके। दर्दाए की भंजी शेष, कि चलने से वो धरती है, उसका शेष नायक का शेष नाग पर ये धरती टिकी हुई है, तो उसका फन है वो भी डोलने लग गया। गगन रबी लुपिरन, कि इतनी धूल उठी उसकी सेना के चलने से कि गगन का जो रवि था वो भी छिप गया। गगन रबी लुपिरन, ऐसे लगता है कि रात हो गई हो। उल्टी प्रवाह मनु सिंधु सर, रुकी आहा अड्यो रही, कि जाकर के वो पृथ्वीराज की सेना के आगे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि उल्टी प्रवाह मनु सिंधु सर, कि जो सिंधु में जो पानी गिरता है उसका प्रवाह ही अचानक से उल्टा हो गया हो। तिहिधर राज पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन द्वारा रास्ता रोककर अड़ जाने का समाचार सुनकर चंद वचन यही विधि कहा। ये कवि चंद है वो बादशाह पृथ्वीराज से
कहने लगा, बजिए गौर निशान रान चहान चहुदिस, सकल सूर सामंत समरी बल तंत्र तंत्र दस, कि चारों ओर से नगाड़े बजने लगे चारों दिशाओं में चौहान चहुदिस, कि चौहान चारों दिशाओं में नगाड़ों के समान फैले हैं। सकल सूर सामंत, सकल सूर और सामंत हैं, समरी बल तंत्र दस, और सारे अपने बल जो यंत्र हैं उनको इकट्ठा कर लिया। उठी पृथ्वीराज, तभी पृथ्वीराज उठते हैं। बाग मानो लग वीर नट, ऐसे लग रहा था कि जैसे वीर योद्धा एक करते हैं, एक तलवार का प्रदर्शन करते हैं। कड़त तेग मन वेग, उनका तेग यानी कि जो तलवार इस वेग से निकाली जितना तेज वेग मन का होता है। लगत मनो बीज झटघट, और बहुत ही झटपट से वो युद्ध होने लग गया। थकी रहे सूर कोटि गिगिन, और बहुत सारे जो देवता है उनको देख देख कर थक गए। रगनमयी शोणधर, और सारी धरती है वो खून से लाल हो गई। हर हर्षी वीर जगे हुलव रंगी नवरत्र, और सारे जो वीर योद्धा हैं उनकी जय होते ही देखते ही सारे सारे हर्षित हो गए। उनके जगे हुल से, उनके यानी कि पृथ्वीराज में इतना तेज है, उनको देखकर सारे जो सैनिक हैं वो भी उत्साहित हो गए। उधर क्या है, क्या चल रहा है कि जो पद्मावती है उसका विवाह है और कुमोदमणि की बारात वहां पर आने वाली है। निकट नगर जब जान, जाए वरी बिन उभय घर, समुद्र शिखर धन नद, इंद दुहु और घोर गई, कि नगर के निकट क्या हो रहा है, राजा पृथ्वीराज और कुमोदमणि समुद्र शिखर के पास पहुंचते हैं बिल्कुल, और जाए विंदी बरूबे, और बारात को देखकर समुद्र शिखर के राजा और कुमोदमणि के नगाड़े साथ साथ बज रहे हैं। आगिवानिये आगिवान कुंवर बनी बनी है सजतिये, और बारात की आगवानी को देखकर जो वहाँ के राजकुमार हैं समुद्र शिखर के, बहुत सुंदर सुंदर वेश धारण किया है और अपने घोड़ों को सुंदर सुंदर सजा रखा है। दिशन को त्रिय सवनी, और बारात देखने के लिए नगर की सारी स्त्रियां हैं। दिशन को त्रिय यानी कि स्त्रियां हैं, चढ़ी गोश साजन रजती, और सुंदर सुंदर सजे हुए छज्जों पर बारात को देखने लगती हैं। विलसी आवार कुंवरी बदन, मनोराह छाया सुर, और जो कुमोदनी की बारात की बात सुनकर विलसी यानी कि विलाप करने लग गई आवाज में कुंवरी यानी कि पद्मावती, और उसका मुंह ऐसा हो गया मानो राहु छाया सूरत, जैसे कि चांद पर राहु का प्रकोप आ गया हो, राहु ने उसको डस लिया हो। जंस्ती गविश पल की दिशत पंथ दिल्ली सुपति, कि पल पल उसको गवाक्ष में देखती हैं कि पृथ्वीराज यहाँ पर आए हैं या नहीं। दिशत पंथ दिल्ली सुपति, और पृथ्वीराज जो दिल्ली के राजा हैं उनका मार्ग जोहने लगती हैं कि वो तो नहीं आए बल्कि कुमोदमणि की बारात आ गई है। इस कारण से पद्मावती है वो संशय में पड़ जाती है। भई जो आना आवाज आए सहाबुद्दीन सुर, आए गयो पृथ्वीराज बोले बुलंद धर गजद धुर। जैसे ही शहाबुद्दीन के आने का समाचार सुनता है तो वैसे ही शहाबुद्दीन की सेना ने उसको घेर लिया और शहाबुद्दीन के इसके आने का समाचार सुन लिया। आज गए हो पृथ्वीराज, और तभी पृथ्वीराज आते हैं बोल बुलंद, बहुत ही गर्जना के साथ आते हैं। क्रोध जोध जोधा आनंद, बहुत ही सेना के योद्धा कैसे हैं, बहुत ही क्रोधित और जोधा हैं। और करीपति अनिगजिया, और उनकी जो पूरी पंक्ति के साथ वो सेना खड़ी है। बाण नाली हथ नाली तुपक तोरे सर सजिए, कि सेना कैसी है कि बंदूकें हैं, बड़ी तोपें हैं, कदाबीन है, धनुष बाण के साथ सजी हुई हैं। पब्बे पहाड़ मानो सार के भीर बुझांग गजने सबल, कि लोहे के पर्वत के समान ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने जब लोहे का सामान पहन रखा है ऐसे लगता है कि यहाँ पर आकर लोहे के पहाड़ खड़े हो गए हो। बिजी बुझांग गजने सबल, भीरी बुझांग, कि उनकी बुझाएं हैं वो बहुत ही बलशाली हैं। आए हंकारी हंकार करी सुरासन सलम, और जो खुरासन के जो सुल्तान दल है वो आकर के बहुत ही गर्जना यहाँ पर करने लगते हैं।
तो ये आज के लिए इतना ही। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय है यही समाप्त होता है। तो आप इसके प्रसंग को ध्यान रखना, इसकी प्रसंग को देखने से पहले आदिकाल का जो साहित्य आपको करवाया था उसमें रासो साहित्य करवाया था, एक क्वेश्चन आपका वहीं इसके साथ अटेंड हो जाएगा। कैसे कि हमने पृथ्वीराज रासो काव्य की प्रमुख रचना है, तो रासो काव्य की विशेषताएं करवाई थी। तो इसी क्योंकि सारी विशेषताएं पृथ्वीराज रासो की ही मानी जाती हैं, क्योंकि ये उस समय का मुख्य ग्रंथ था। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी कथा को आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। उस कथा को पढ़ना और फिर इसका प्रसंग भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी दोनों आपके मेल खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।